वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ स्किन के मामलात के हवाले से। जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारी स्किन रूटीन और जो भी रिजीम है वो उस तरह से ही रहती है। हमें मालूम नहीं होता कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है। और उसके साथ ही हम कहते हैं गर्मियों का पहला तोहफ़ा जो है हमारी स्किन पर नज़र आना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करके उसको मज़ीद वर्स कर देते हैं। और फिर जाकर जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती है, जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्कार से बढ़ जाती है, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। हालांकि हमें फर्स्टली उनके पास जाकर वहीं से कंसल्ट करना चाहिए या जो भी मिथ्स वगैरह है उन पे नहीं जाना चाहिए। और बहुत स्पेशली जब हम बात करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे मौजूद हैं जो हमें प्रोडक्ट्स बता देते हैं, ये सीरम्स चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, हम वो देख कर बाय करके अपनी स्किन को मज़ीद ख़राब कर लेते हैं। इस सीज़न के दौरान कौन से प्रोडक्ट्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए जो हमारी स्किन को एक्नी और दानों से महफूज रखे, इस हवाले से बात करेंगे। बहुत ही प्यारी जो है डॉक्टर कंजा आफ्ताब हमारे पास मौजूद है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में आने के लिए पहले मुझे बताएं कि क्या राज है आपकी खूबसूरती का? राज? हाँ, क्योंकि एक बार जब मैं देखती हूँ ना मैं कहती हूँ यार कंजा कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे लगता है कि आई हैव फाउंड माई कॉलिंग। और जब आप अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे होते हो ज़िंदगी में तो इनसाइड आउट आप खुश होते हो और इनसाइड आउट खूबसूरत लगते हो। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन एज एन डर्मेटोलॉजिस्ट भी अगर मैं देखूँ आपको तो बहुत करीब बैठी हैं आप मेरे। मुझे नहीं लग रहा कोई मेकअप है या इतनी मतलब अच्छी स्किन है माशाल्लाह से, फ्लॉलेस है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कोरियन ग्लास स्किन, वैसे है गंजा आपकी। थैंक यू सो मच। तो इसका क्या सीक्रेट है? कोई आप कोई ऐसी रूटीन वगैरह करती हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहती हैं? जी, मुझे हमेशा ये होता है कि स्किन पे कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे महीने में एक दफ़ा एक डीप क्लेंजिंग आपकी होनी चाहिए थ्रू एनी प्रोसीजर जो भी मेरे क्लिनिक में अवेलेबल होता है। तो कम से कम चीज़ें, मैं प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इरिटेट कर जाती हैं प्रोडक्ट्स अक्सर। तो बस डीप क्लेंजिंग होनी चाहिए और वक्त के साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करते रहना चाहिए फेस पे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, दूसरों को तरगीब दे रहे होते हैं कि आप ऐसे कर लें, आप इस तरह से कर लें। आपकी वीडियोस वगैरह जो आप जिस पे काम कर रही हैं वेट लॉस जर्नी पे, और बहुत सारे लोगों को इससे रिलीफ भी दिलवा रही हैं। तो एक जो हमारे पास आइडियल एग्जाम्पल होना ज़रूरी होती है ना कि हम उसके खुद जो है उसको लीड कर रहे हो, उसको हम ना एम्बेसडर हम खुद हो उसका। तो आप उस तरह से ही अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो अच्छी बात है ना, दूसरों को भी ज़रा मोटिवेशन मिलती है कि डॉक्टर इतनी प्यारी है मेरी तो मुझे अच्छा कर ही देगी, प्यारा कर ही देगी। हाँ जी, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। और हम आगे बढ़ते हैं आपकी खूबसूरती से। हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे हम गर्मियों में अब आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम वही स्किन केयर रूटीन रखी हुई है। हमारा क्लेंजर जो है वो क्रीमी बेस्ड है, या अभी इस मौसम में भी हम सीरम्स वगैरह वही अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी क्या चीज़ें जो है जो हमें साइड पे रख देनी चाहिए और क्या चीज़ें जो है हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए? जी, इसमें हम ज़्यादा बात करेंगे ऑयली स्किन पे। क्योंकि हमने देखा है कि एक्नी और सीबम प्रोडक्शन या ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है आपकी जैसे ही गर्मी का मौसम आता है। तो हमने वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आपके सीबम को कंट्रोल करे। लेकिन अगेन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप उसको वैसे ही क्रीमी बेस्ड ही रखेंगे, क्योंकि ड्राई स्किन पे अगर हम ड्राइंग चीज़ें अप्लाई कर देंगे या उसके सीबम को, ऑयल प्रोडक्शन को और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल पार्च्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो हम करेंगे वो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हैं और वो ऑयली स्किन के लिए हैं। और ऐसे लोग जिनकी स्किन सर्दियों में ड्राई होती है लेकिन गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो ऑयल कंट्रोल पे बात होगी आज कि आपने कैसे अपने पोर्स को ऑयल से बचाना है। और फिर उस ऑयल और डेब्री जो सारा मैल कुचैला आपके पोर्स में इकट्ठा हो जाता है और फिर लेटर ऑन उसमें इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है, इस सारे प्रोसेस को हम एक्नी कहते हैं। तो एक्नी स्टार्ट होती है, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि एक्नी सिर्फ पिंपल्स का नाम नहीं है, एक्नी का एक पूरा स्पेक्ट्रम है कि आप पहले देखते हैं ओपन पोर्स में आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, वो ओपन कॉमिडोन्स हैं या उनको आप कहेंगे कि ये एक्नी का फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद वही पोर्स जब ब्लॉक हो जाते हैं उनके ऊपर स्किन आ जाती है तो वो वाइट हेड्स कहते हैं या उन्हें क्लोज कॉमिडोन्स कहते हैं। ये एक्नी के फर्स्ट स्पेक्ट्रम की पहली इनिशियल स्टेजेस हैं। उसके बाद वही इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, सोजन शुरू हो जाती है। तो पहले रेड पिंपल निकलते हैं और फिर पस पड़ जाती है और वो पस्ट्यूल्स और हम खुद उसको निकालते रहते हैं या फिर कुछ भी स्ट्रिप्स निकाल कर उसको रिमूव करते रहते हैं। और हम ये
नहीं जान पाते कि ये एक्नी है और ये एक्नी ही स्टार्ट हो रही है, और इसको अर्ली ऑन ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि एक्नी के बाद जो स्कारिंग है ना इकरा, वो आप उसे 100% कभी भी ठीक नहीं कर सकते। स्कार्ड स्किन 100% नहीं हो सकती। बहुत मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करेंगे आप 80% 90% तक जा सकते हैं, लेकिन उसमें से चूंकि ओरिजिनल कोलेजन निकल चुका है तो आप उसको 100% ठीक नहीं उसके कर बाद जो सकते। खड्डा पड़ जाता है ना उस एरिया पे, जो आपको स्पॉट जी। नजर आता है, वो भी मुझे लगता है वो दोबारा हील नहीं हो वो पाता। हील होता है, लेकिन वही मैं आपको कह रही हूँ कि वो 60 70 दोबारा 80% वापस हम बैक टू नेचर तो नहीं जा सकते नहीं ना? जा सकते। तो इसलिए एक्नी को अर्ली ऑन ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम स्किन को बचा सकें। एक्नी की एक ड्यूरेशन है, लाइक 5 to 10 ईयर्स तक एक्नी रहेगी। अगर बच्चे को 15 ईयर्स में निकली है तो शायद 25 ईयर्स तक वो एक्नी फ्री हो जाएगा। ओके। जी बिल्कुल। लेकिन जो उसने टेल साइंस अपने छोड़ जाने हैं, स्कारिंग छोड़ जानी है, उसको ट्रीट करते 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 हमें 5-10 साल लग जाते हैं। तो इसलिए एक्नी को ट्रीट कराएं और घर में ट्रीट ना करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और इसको अर्ली ऑन ट्रीट कराएं। जितनी इनिशियल स्टेजेस होती हैं उतनी हम जल्दी ट्रीट कर सकते हैं एक्नी को। बिल्कुल इस तरह से है। तो अभी जब ऑयली स्किन वाले हैं वो किस तरह से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ऑयली स्किन वालों का स्टार्ट होता है दिन सुबह से। तो सुबह में हम हमेशा बात करते हैं कि आपके लिए सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। तो सन ब्लॉक हमेशा ऑयली स्किन वाले वो यूज़ करेंगे जो कि SC जेल होगा। SC जेल का मतलब है सीबम कंट्रोल जेल। एक तो सीबम कंट्रोल लिखा होगा, दूसरा जेल बेस्ड होगा। जेल बेस्ड जैसे ही आप निकालेंगे आपको पता चलेगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी क्रीम होगी, बहुत वाइटिश टेक्सचर नहीं होगा और ना ही बहुत वो मॉइस्चराइजिंग होगा। तो वो जैसे ही आप सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक लगाते हैं तो वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आता, तो ऐसे वो आपकी स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपका सन ब्लॉक सीबम कंट्रोल जाएगा, और जब फिर आप वापस शाम को घर आएंगे तो उस वक्त आपकी एक ऐसा क्लेंजर होना चाहिए जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड हो या बेंजाइल पेरोक्साइड हो, जिससे आपके पोर्स अच्छे से क्लेंज हो जाते हैं। तो सारे दिन का गर्दो गुबार और मैल कुचैल जो है वो आपके उसमें से निकल जाता है। और उसके बाद रात को आप अपना कोई भी एक्टिव्स जो कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं वो लगाएंगे। उसमें मोस्टली रेटिनॉल होते हैं या बेंजाइल पेरोक्साइड वाली क्रीम्स होती हैं, तो उससे आपकी एक्नी बहुत हद तक कंट्रोल रहती है। ना सिर्फ एक्नी बल्कि आपका ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल रहता है। तो ये बस एक बेसिक 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप इनको डेली करेंगे तो आप एक्नी से भी बचे रहेंगे और ब्रेकआउट से भी बचे। और अगर इन चीज़ों को अगर यूज़ करते रहें किसी डॉक्टर्स के साथ, जैसे आपने सजेस्ट किया है वो सब चीज़ें, तो फिर समझ आ जाती है आपको कि प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट्स ये हैं, ये मेरे लिए, तो आप खुद पढ़कर चीज़ें लेते हैं, चाहे वो क्लेंजर ले रहे हैं, चाहे वो सन ब्लॉक ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पर आने की ज़रूरत है सबसे पहले। बिल्कुल। अच्छा, जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिनका टी जोन जो है वो ऑयली रहता है, वो एक्सफोलिएशन पूरे फेस पे कर लेते हैं, चाहे वो क्लेंजर की सूरत में करें या वैसे, तो ये जो एरिया यहाँ पे हल्की सी ड्राइनेस आ जाती है और ये एरिया ऑयली ही रहता है। जी देखिए, जब कॉम्बो स्किन है तो उसे कॉम्बो स्किन की तरह ही ट्रीट करना है। आपने एक्सफोलिएशन का पूछा था, तो एक्सफोलिएशन आजकल हम स्क्रबर्स यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि फिजिकल स्क्रब आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो अब हम केमिकल स्क्रब्स का सहारा लेते हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड पील है, मेंडेलिक एसिड है। तो वो वे डाइल्यूटेड सीरम्स होते हैं जो आप डेली भी रात को लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप सिर्फ 2 आवर्स के लिए अप्लाई करें। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने सिर्फ टी जोन पे लगाना है, लाइक ये आपका टी जोन है, नोज़ एंड फोरहेड, इस पे लगाएं और 2 आवर्स के बाद इसको वॉश करके और अपना दूसरे एक्टिव या कुछ मॉइस्चराइज़र जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो लगा के सोएं। बाकी सारी जो आपकी स्किन है, चीक्स वाला एरिया, चिन वाला एरिया, उसको आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। उसको आप डेली ग्लाइकोलिक और मेंडेलिक एसिड लगाते रहेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, पार्च्ड हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा और एक्जिमा डेवलप हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपने कॉम्बो स्किन को आपने समझना है कि भी 2 डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं, उनको डिफरेंट तरह से ही ट्रीट करना है। डॉक्टर कंसा, हम देखते हैं हम लोग बहुत सुस्त हैं और बच्चियां भी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, घर माँ नहीं लेकर जाती है ना कि कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ट्रीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब एक्नी बनना शुरू हो जाए 1, 2, 3, तो वो लड़कियों को खुद क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। जिनको एक्नी देखिए स्टार्ट ही पोर्स के ब्लॉकेज से होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी एक तो ऑयली स्किन थी, ऑयल को हमने सही तरह से वॉश नहीं किया, वो पोर्स में जमा होना शुरू हो गया और उसने ब्लॉक करने शुरू कर दिए पोर्स। तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप यही है कि आप क्लेंजिंग अच्छी सी करें। आपके पास आपके फेस वॉश ऐसे होने चाहिए जिसमें अभी बताया कि सैलिसिलिक एसिड हो 2%
या बेंजाइल पेरोक्साइड हो, टी ट्री ऑयल हो, नाइसिनामाइड हो, ये सारी चीज़ें आपके ऑयल को कंट्रोल करती हैं, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो अगर सिर्फ अर्ली स्टेजेस में आप एक ऐसा फेस वॉश ही रख लें तो उससे भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसे आपने टी ट्री ऑयल की बात की है या टी ट्री क्लेंजर्स वगैरह जो है अभी मार्केट में मौजूद हैं, ये काफ़ी हद तक वर्क करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जितना भी गर्मियों का सीजन था ना, मेरा आउटडोर प्रोडक्ट जो प्रोग्राम था वो था, तो मैंने टी ट्री क्लेंजर इस्तेमाल किया। आप यकीन करें एक्नी बहुत हद तक कम हो गई थी, और मेकअप के बाद आपको पता है सारा सीबम वगैरह उससे बहुत फर्क पड़ा था जी। तो उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ आई तो मुझे लगा कि अब क्रीमी क्लेंजर पे आ जाना चाहिए, तो अब ज़रा सा चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। तो बस ये थोड़ी सी मिथ्स जो है वो हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बस क्लेंजिंग जैसे आपने कहा, क्लेंजिंग इज़ मस्ट। घर पे आप क्लेंजिंग अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे क्लेंजर्स ऐसे भी हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद हमारी स्किन बहुत खिंची रहने लग जाती है, उसका क्या होता है? हम वो जो आप में जैसे भी जो इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद हैं वो ड्राई कर देते हैं हमारी स्किन को? ड्राई करते हैं डेफिनेटली। अगर अब जैसे आपकी स्किन चेंज हो गई है, जैसे सर्दियाँ आएंगी तो थोड़ी ड्राई आउट हो जाएगी स्किन, तो अब फिर अगर 2% सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते रहेंगे तो स्किन ड्राई एंड पार्च्ड होना शुरू हो जाएगी। अब आपको मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर चाहिए, राइट? और ऐसे भी अब तो बहुत अच्छे कॉम्बोज आ गए हैं कि फॉर एक्नी प्रोन स्किन उन्होंने ऐसे क्लेंजर बना दिए हैं जिसमें आपका सीबम भी कंट्रोल होता है, ऑयल कंट्रोल भी होता है, और साथ सेरामाइड्स हैं। सेरामाइड्स जो हैं वो बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्किन में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़े से वो क्लेंजर्स महंगे पड़ते हैं, लेकिन वो एक्नी वाली स्किन को भी ड्राई नहीं करते उस तरह से। आपकी स्किन प्लम्प रहती है, खिंची नहीं लगती है। खुद पे इन्वेस्ट करना है, एक बार कर लिया जाए। बिल्कुल, एक दफ़ा कर लें और मेरा ख्याल है 2-3 महीने निकल जाते हैं। अगर अच्छा क्लेंजर 50 ml का क्लेंजर हो तो 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं। अच्छा, होम में रेमेडीज़ जो हैं उनको किस हद तक सपोर्ट करती हैं? बहुत सारे जो एक्नी प्रोन जिनकी स्किन होती है वो कुछ ना कुछ लगाते रहे अपने फेस पर। बेसन जो है कहते हैं ये ड्राई कर देता है, ये लगा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, उसको किस हद तक सपोर्ट करती हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि वाकई वर्क करती हैं, जैसे अर्के गुलाब है, रोज़ वाटर, वो एक बहुत अच्छा बेस्ट टोनर है। एलोवेरा भी अब साइंस बेस्ड है, ये एविडेंस बेस्ड है कि एलोवेरा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अगर आपको बहुत इन्फ्लेमेटरी एक्नी यानी कि बहुत बड़े बड़े सुर्ख रंग के पिंपल्स और पस वाले निकल रहे हैं तो वो वर्क करता है उसमें एलोवेरा। लेकिन जो एक चीज़ हमें जिसका डर होता है कि समटाइम्स आप किसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं और आपको पता नहीं होता, तो आप लगाते हैं एकदम से रेडनेस हो जाती है और स्किन में एक्जेमा शुरू हो जाता है। तो बस इस चीज़ से केयरफुल रहना है और बहुत सारी चीज़ें नहीं लगानी। आप अपना एक इंग्रेडिएंट फाइंड आउट करें, जैसे कुछ लोगों को बेसन सूट करता है और बेसन वाकई ही ड्राई करता है, तो आप बेसन लगाएं, लेकिन उसमें बिल्कुल लालच नहीं करना। आपने दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में 1-2 दफ़ा लगाएं और बाकी अपने डॉक्टर के मशवरे से चीज़ें इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल आप कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन एक तो सोली बिल्कुल हर्बल चीज़ों पे ना रहें और दूसरा ये कि डॉक्टर का मशवरा ज़रूर ले लें ताकि बिगड़ने से पहले चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि फिर जब ख़राब होती है ना फिर देखा नहीं जाता, अपनी स्किन खुद ख़राब लगती है और अपने कॉन्फिडेंस जो है ना वो शैटर होना स्टार्ट हो जाता है आपका। अच्छा, हम एक्नी पर आइसिंग कर सकते हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो आइसिंग करते हैं कि रेडनेस कम हो या फिर जो उसका बड़ा हुआ होता है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाए, ऐसे करके कुछ? देखिए, आइसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो सूजन को कम करता है। अब जहाँ पे भी सूजन होगी वहाँ पे आप आइसिंग करेंगे तो सूजन थोड़ी देर के लिए सेटल होगी, लेकिन वो उसकी कॉज को नहीं रोक सकता। उसकी रूट कॉज जो है वो आपकी ऑयल है या वहाँ पे बैक्टीरियाज आए हुए हैं या पोर्स ब्लॉक हैं, तो उनको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपकी जड़ से नहीं उखाड़ेगा एक्नी को, तो वो ट्रीटमेंट फिर भी आपका मेन स्टे रहेगा कि उसको ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर कंजा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन या ड्राई टू नॉर्मल स्किन ऐसे ही करके रही होती है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको देखकर हम कहते हैं कि नया ब्रांड आया है, उन्होंने ये सीरम्स अप्लाई किए, हम करके अपनी स्किन को ऑयली स्किन की तरफ या कॉम्बिनेशन ले आते हैं, मतलब ख़राब हो जाती है। जो चीज़ हमारी स्किन पर सूटेबल नहीं है हम वो अप्लाई कर लेते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगी, लोग दूसरों को देखकर जो क्रीम्स सीरम्स वगैरह लगा रहे हैं अपने फेस पर? जी बिल्कुल, मार्केट में एक तो बहुत नई अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन पता हो ना कि क्या सूटेबल है, अपनी स्किन टाइप का पता हो। बिल्कुल, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को देख के आपने नहीं लगाना, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल केसेस ऐसे आए हैं जो कि वाकई सूट नहीं करता और इन्फ्लुएंसर्स की खुद स्किन ख़राब हो जाती है। आपको पता है मेरे पास ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं कि उन्होंने कहा जी हमने लाइव गए, हमने ये लगाया वो लगाया ये किया और लोगों को दिखाया, लेकिन कुछ देर बाद स्किन बहुत ख़राब होगी, अब हमें ट्रीट करें। तो मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ, आपने वापस जाके लोगों को बताया कि इस तरह से करने से ख़राब हो? अब मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं आपके, तो आपको इसमें ऑनेस्ट लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो उनके पास हो सकता है डर्मेटोलॉजिस्ट ना हो सकता है उनको हेल्प करने वाला कोई ना हो। तो बी ऑनेस्ट और आवाम से तो ये कहूँगी कि बी केयरफुल कि हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है और इसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और पैसा इन्वॉल्व होता है।
तो अब ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से ही चीज़ें इस्तेमाल जिसका काम उसी को साझी उसी के मशवरे से इस्तेमाल किया जाए। सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लेनी नहीं होती हैं, और जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। एक ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, देखते हैं आपके पास कोई ऐसा वर्स्ट केस आया जिसमें टीनेजर्स कोई बच्चे हैं 13-14 ईयर्स के जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट वगैरह लगाकर अपनी स्किन खराब की है? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो नए नए सिरम्स आए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि एक्नी हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब जैसे एक्नी यही कॉज सब बच्चों का यही होता है जब बड़े हो रहे होते हैं, दाना या सबको होती है। एडोलेसेंस जैसे ही हिट करते हैं बच्चे 13, 14, 15 ईयर्स की एज में, तो एक्नी आती है। 80% ऑफ पॉपुलेशन को आती है, ये नॉर्मल है। जैसे आपके हार्मोन्स थोड़ा सा वर्क करना शुरू होंगे, थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, स्किन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, तो उसमें एक्नी आती है। 80% लोगों को आती है। तो उसका कुछ ड्यूरेशन है जैसे मैंने आपको बताया है, और उसमें कुछ ट्रीटमेंट के या कुछ मेडिकेशंस हैं जो उसको ट्रीट कर सकती हैं। डिफरेंट तरह के सिरम्स उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं अक्सर कि ये सिरम लगा लें, ये सिरम लगा लें। तो सिरम्स जो नए नए सिरम्स आए हैं जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी नहीं है एक्नी के, उससे मैंने देखा है कि बच्चियों की स्किन खासतौर पे जो कि इतनी यंग स्किन होती है और वो इरिटेट हो जाती है, बैरियर स्किन का बिल्कुल ब्रीच हो जाता है, और वो एक्नी फिर ऐसा वर्स होती है कि उसको ट्रीट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे आपने कहा 5-10 साल तो वैसे ही लग जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि डीप क्लेंजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और आप एक मंथ में एक बार उसको ले लेती हैं। हम जब डीप क्लेंजिंग की बात करते हैं तो पहले तो हम घर में फेशियल ये वो सब चीज़ें जो हमने 7 प्रोडक्ट्स ला के रखे थे उससे इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जब क्लेंजिंग या डीप क्लेंजिंग की बात होती है हमें होता है हाइड्रा फेशियल। और हर जो कहती हूँ मैं, जैसे पॉलर्स जो है ना, किसी एक टाइम पे एरा था कि हर गली में मौजूद होते थे स्टीम के साथ फेशियल देना। अब जो ये हाइड्रा फेशियल है ना, हर गली मोहल्ले में, इवन सैलून वाली जो है उन्होंने भी रख लिया है। हाँ जी, डीप क्लेंजिंग हमें लगता है कि बस वही है, अब वो ले लिया जाए। उस बारे में क्या कहेंगी? कितने स्टेप्स कहते हैं कि आप 9 स्टेप्स ले लें, 12 स्टेप्स ले लें, और 1500 रुपया ऐसे करके भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब अगर आपको 12 स्टेप्स हाइड्रा फेशियल मिल रहा है 1500 रुपये में, तो मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ पानी यूज़ हो रहा है, क्योंकि हाइड्रा फेशियल का जो कोर है ना, जो उसका मकसद है वो ये है कि उसके जो 3 सिरम्स यूज़ होते हैं वो उसका कोर है। उसके बाद जो बाकी स्टेप्स हैं वो तो उसको ऑगमेंट करते हैं कि चले एंटी एजिंग, हाइफू हो गया, दरमियान में रेड लाइट थेरेपी, लिफ्टिंग कर दिया, लिफ्टिंग कर दी। लेकिन जो उसका कोर है, जो उसका मकसद है डीप क्लेंजिंग, उसमें 3 सिरम्स यूज़ होते हैं, जिसमें एक सैलिसिलिक एसिड है जो हमने पहले बात की है। तो वो क्या करता है कि वो डीपली आपके पोर्स में सैलिसिलिक एसिड भेजता है और उसको फिर सक आउट करता है। तो सक्शन से जब वो इतना डीपली क्लेंज हो जाता है, तो अब वो सैलिसिलिक एसिड नहीं है उसमें, अगर वो 1500 का हाइड्रा फेशियल है। फिर सेकेंड स्टेप में उसमें लैक्टिक एसिड यूज़ होता है, जो कि आपको वो भी स्किन को क्लेंस करता है और साथ हाइड्रेशन करता है। और थर्ड स्टेप में उसमें हाइलोरॉनिक एसिड सीरम होता है जो कि डीपली मॉइस्चराइज कर देता है। तो अब इसमें डिफरेंट ब्रांडिंग है। आप जितना अच्छा सीरम यूज़ करोगे उतना अच्छा हाइड्रा फेशियल होगा। इससे एक्नी को भी आप ट्रीट कर सकते हो, इससे मिलाजमा को भी इवन ट्रीट किया जा सकता है हल्का फुल्का, नॉट मतलब परमानेंटली या कुछ, लेकिन लैक्टिक एसिड आपकी फ्यू लेयर्स, वेरी सुपरफिशियल लेयर ऑफ पिगमेंटेशन को उतार देता है, तो आप एकदम से फ्रेश हो जाते हो। तो इसलिए मेक श्योर कि अच्छी जगह से कराएं, और डू आस्क योर डॉक्टर्स और जो भी करने वाले हैं कि अच्छा जी कौन से सीरम यूज़ कर रहे हैं। अगर वो आपको ये 3 सीरम्स नहीं बता पाते तो मुझे लगता नहीं कि उनको रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कोई भी ब्रांड के कपड़े वगैरह आते हैं, उसके रेप्लिकास भी तो आते हैं, और ये डिफरेंट एक रहता ही है मेजर ना। फिर हम कहते हैं 19-20 का फर्क है, आपने वो मीम देखा होगा ना कि 19-20 का फर्क आ रहा होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने कहा कि हम बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ें अप्लाई करने का कह रहे होते हैं। गट हेल्थ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होती है कंजा? आप जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उनसे उनकी रूटीन, जंक कितना इस्तेमाल करती हैं बच्चियाँ, क्या करती हैं, उसके बारे में बताएंगी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है गट हेल्थ का। पहले तो साइंस और मेडिसिन नहीं मानती थी कि एक्नी गट से होती है, लेकिन अभी जितनी रिसर्च नहीं मानती थी, ये भी टाइम था नहीं मानती थी, लेकिन अभी जितनी रिसर्च हो रही है कहते हैं कि जैसे ही आपका गट का माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है, आपकी स्किन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको गट स्किन न्यूरो एक्सिस कहते हैं। तो इसलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको डायरिया रहता है बार बार, तो ऐसे लोगों की स्किन में एक्नी बहुत जल्दी आती है, उनकी स्किन हमेशा इरिटेटेड रहती है। तो जैसे हम उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर देते हैं, वो प्रोबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि स्किन की हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हो गई है। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है।
बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सिर्फ लगाने पे जोर ना दिया जाए। अपनी सेहत को आप जितना जो खाते हैं ना, आप वही नजर आते हैं बेसिकली। आप कम खाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और अगर आपको कोई एक्सटर्नल इंटरनल अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी स्किन पर, आपके नेल्स पर, हर चीज़ से नजर आती है कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है या इसको कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो लास्ट मिनट में कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर कंज़ा? जी बिल्कुल। अभी आपने बात की खाने पे, तो खाने में मैं ये कहती हूँ हमेशा प्रोबायोटिक की बात होती है तो लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रोबायोटिक क्या लें। तो मुझे दही बहुत पसंद है, योगर्ट बेस्ट प्रोबायोटिक है और इसमें नेचुरल आपके बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। तो मॉर्निंग में कोशिश करें कि नाश्ते में दही का इस्तेमाल तो गर्मी है वो तो आराम से और बहुत सारे आपको एक तो गर्मी की शिद्दत से बचाता है, सारे दिन प्यास की शिद्दत से बचाता है। और मैंने देखा है कि आपके नेल, हेयर एंड स्किन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। जो लोग दही लेते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लेना है, तो ये ज़रूर लेना शुरू करें। एक बहुत अच्छी टिप है आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंज़ा प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें करने के लिए। हमेशा जब भी आती हैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।